गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसको हमने आधा छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 पेज 227। हमें इसमें ब्रांच का अकाउंट बनाना था और हेड ऑफिस का ट्रेडिंग P&L बनाना था। ब्रांच का हमने बना लिया था, अब बनाते हैं हेड ऑफिस का ट्रेडिंग और P&L। देखो, हेड ऑफिस का जब हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, इस ट्रेडिंग P&L में सारी ट्रांजैक्शंस वो आएंगी जो हेड ऑफिस ने खुद की हैं, और जो ब्रांच की ट्रांजैक्शंस थी क्या वो सारी की सारी इस अकाउंट में आएंगी? नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने अलग से ब्रांच अकाउंट बनाया है, वहाँ से हमने नेट प्रॉफिट निकाला है और उस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम? हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में। तो जब हम हमारे हेड ऑफिस के P&L पर आएंगे तो सबसे पहले तो हमने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा बाय ब्रांच अकाउंट। ये क्या है? ये नेट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच है, ट्रांसफर्ड टू हेड ऑफिस P&L। तो ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमने वो सारी की सारी ब्रांच अकाउंट में दिखा दी है। सिर्फ उसका रिज़ल्ट नेट प्रॉफिट हम हेड ऑफिस के P&L में डाल देंगे, क्योंकि हेड ऑफिस के P&L से हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। तो जितनी ब्रांचेस का प्रॉफिट या लॉस है सब इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो लास्ट में आएगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो ये हमने यहाँ पे ब्रांच का डाला प्रॉफिट। इसके अलावा सिर्फ एक एडिशनल चेंज और होगा। हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। एक एडिशनल चीज़ हेड ऑफिस के ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसको समझने के लिए एक बार हम डेबिट साइड देखें। डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा होगा? बिल्कुल रेगुलर चलेगी डेबिट साइड। यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएंगे हमारे परचेजेस, फिर क्रेडिट साइड पर आएंगी हमारी सेल्स और आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर बाय चांस कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरी चीज़, हम लोग प्रैक्टिस की वजह से अभी भी स्टॉक बोलते हैं और लिखते हैं, लेकिन वैसे स्टॉक का जो नाम है वो बदल चुका है। इसका नाम है इन्वेंट्री। तो जो IFRS आने के बाद जो चेंजेस हुए हैं तो इसका नाम इन्वेंट्री है, बट हम लोग फेमिलियर हैं स्टॉक वर्ड से तो मोस्टली स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक लिखते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना इसका जो करेक्ट लेटेस्ट वर्ड है दैट इज़ इन्वेंट्री। IFRS आप समझते हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो आगे बढ़ने से पहले हल्का सा ये भी समझ लो, बारी बारी ये शब्द आएगा और आप लोग CA इंटर के स्टूडेंट्स हो, किसी और सब्जेक्ट में भी आ सकता है, बाय चांस किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहे हो तो भी ये शब्द आ सकता है। तो एक हल्का सा नॉलेज हो कि भाई क्या चीज़ है। देखो, हम लोग अकाउंट्स में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो लिखी जाती हैं कहाँ पर? स्टैंडर्ड्स में। अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं,
हमारे स्टैंडर्ड्स में हमारे पास अब प्रेजेंटली 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमें किसने दिए हैं, ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ये वो AS हैं जो नॉर्मली हम सबको पता है, जैसे AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS6 पहले होता था डेप्रिसिएशन, फिर AS2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये वो AS हैं जो हम लोग जानते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हमारे पास हैं IFRS, ये हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ऑल ओवर दी वर्ल्ड सभी के लिए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, वो है IFRS। अब इस IFRS को भी कोशिश तो ये करी गई थी कि सारी कंट्रीज़ के लिए एक ही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन देखो फिर भी कंट्री स्पेसिफिक कई चीज़ें होती हैं, जो एक कंट्री पे लगेगा दूसरी कंट्री पे नहीं लगेगा, तो थोड़े से चेंजेस तो करने पड़ेंगे अपनी कंट्री में अप्लाई करवाने के लिए। तो IFRS को हल्का सा चेंज करके हमने इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से उसको अडाप्ट करवाया, तो हमारे पास आ गए IND AS, इंडियन वर्जन ऑफ IFRS, IND AS। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, IND AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI आपको पढ़ा रहा है, सारे के सारे AS कवर होंगे इंटर में, कुछ ग्रुप 1 में, कुछ ग्रुप 2 में। तो कभी कभी लगता है कि AS क्यों पढ़ा रहे हो हमें, क्योंकि अब IND AS आने के बाद तो IND AS ही एप्लीकेबल होंगे। अब AS एप्लीकेबल नहीं है, IND AS एप्लीकेबल हैं। तो ऐसा लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम इसलिए पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि हम IND AS को इस AS का बेस लेकर के पढ़ते हैं। हमें पहले AS समझ में आना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा IND AS। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सारे के सारे CA इंटर तक ICAI पढ़वा रहा है। IFRS आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको तो क्या पढ़ाए जाएंगे, IND AS। IND AS आप सारे के सारे पढ़ोगे CA फाइनल में, और इतनी डिटेल में पढ़ोगे कि CA फाइनल के अंदर अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कोई चैप्टर है ही नहीं। CA फाइनल का अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, ऑल ऑफ द IND AS, कोई चैप्टर नहीं है, पूरा सिलेबस IND AS है। 1 बाय 1 आपको सारा का सारा डिटेल में जो है कराएंगे। अब ये जो IFRS जो बना है ना, ये एक्चुअली पहले भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थे, ऐसा नहीं था पहले नहीं थे, पहले भी थे। उनका नाम था IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये पहले से चले आ रहे हैं। तो ये जो IFRS बना है ना, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा ये जो IAS चले आ रहे हैं ये तो हम लेंगे सारे के सारे, प्लस हम थोड़े से नए AS भी बना रहे हैं, और ये दोनों चीज़ों को मिला कर के कहा जाता है IFRS। तो देखा जाए ना तो 4 चीज़ें पढ़ने में सुनने में हमारे सामने आएंगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और IND AS। तो AS क्या है, ये हमारे अपने थे, अब हमारे बीच नहीं रहे, पर शुरू से हमारे अपने थे ये। IFRS ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, IND AS IFRS का कन्वर्जेंस और अडॉप्शन है। एज इट इज़ आप ले आते हो तो अडॉप्शन है, थोड़ा बहुत आपने चेंज कर दिया, कन्वर्जेंस है। आप पेपर कर रहे हो सामने वाले की, उसमें से आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ आपने कॉपी कर दिया, अडॉप्शन। ठीक है, आपने थोड़ा दिमाग लगाया, टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने चीटिंग करी है, चेंज कर दिया आपने, कन्वर्जेंस। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया तो हमारे पास आ गया IND AS। और IFRS क्या है, IFRS इज इक्वल्स टू पुराने वाले IAS प्लस
थोड़े से नए स्टैंडर्ड्स। तो कभी आप अगर IFRS की नंबरिंग देखोगे तो आपको एक नंबर दो दो बार मिलेगा। तो लगता है ये दो दो बार कैसे आ रहा है? एक नंबर तो IFRS का है और एक आपका इंड AS का है। खैर वो बहुत डिटेल में CA फाइनल की बात है, पर अभी के लिए हाय हेलो करना था। ये शब्द हमें मिलते रहेंगे। IFRS की वजह से स्टॉक को नाम को बदल दिया है, नाम कर दिया है इन्वेंट्री। रीज़न ये था कि जो हमारा स्टॉक वर्ड है ना, अगर आप गूगल पे स्टॉक वर्ड डाल के सर्च करोगे ना, आपको गूगल इन्वेंट्री नहीं दिखाएगा, आपको गूगल दिखाएगा शेयर मार्केट के प्राइसेस। वो बोलेगा टाटा का स्टॉक इस पे चल रहा है, इन्फोसिस का स्टॉक इस पे चल रहा है। मार्केट में स्टॉक का मतलब शेयर है। तो IFRS ने टर्म को बदल दिया, हम स्टॉक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्वेंट्री। तो अब हम वापस आते हैं हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट पे। हमने कहा बिल्कुल रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, एक ट्रांजैक्शन नहीं आ रही है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो जो हेड ऑफिस सामान ब्रांच को भेजेगा, यहीं से तो भेजेगा ना, इसी में से उठाएगा ना। ये हमारे पास सारा सामान पड़ा हुआ है, जितना हमारे पास स्टार्टिंग में था, जितना हमने इस साल खरीदा या हमने बनाया। हम ट्रेडर हैं या हम मैन्युफैक्चरर हैं। अब इसी सामान को हेड ऑफिस यहीं से सामान बेचेगा खुद और यहीं से ब्रांच के पास भिजवाएगा। मेरे पास MKG की जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी एक जगह पर पड़ी हुई हैं। अब अगर मुझे सामान खुद से स्टूडेंट्स को बेचना है तो मैं वहीं से बुक उठा के बेचूंगी। अगर मैं बुक्स ब्रांच के पास भिजवा रही हूँ, यहीं से वो ब्रांच के पास जाएंगी। तो सामान तो मेरा यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। या तो खुद सेल कर दिया हेड ऑफिस ने या ब्रांच को भेज दिया, ब्रांच तुम आगे क्या कर देना, सेल कर देना। और जो ना सेल हुआ ना ब्रांच के पास गया, वो बच गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। यही सिचुएशन है ना, सामान स्टार्टिंग में था और मैंने कुछ और ख़रीदा। क्वांटिटी की बात करें, उस टोटल गुड्स में से कुछ बेच दिया, कुछ ब्रांच के पास गया, बचा हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ GSTB, तो देखो ये इक्वेशन टैली नहीं होगी। तो हो सकता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 5000 यूनिट है, सेल की मेरी 1200 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक की मेरी 800 यूनिट है, GSTB मैंने भेजा था 3000 यूनिट। अगर मैं उसको यहाँ नहीं डालूँगी तो फिर क्लोजिंग स्टॉक, सेल, GP ये सब जो है रॉन्ग अमाउंट पर आ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में से हमने कहा आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास परचेज़ है, इसमें से कुछ आपने बेच दिया, कुछ आपका बच गया और जो ब्रांच को भेजा है उसको यहाँ से हटा दो। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर आपको याद हो कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनर के ट्रेडिंग अकाउंट से हम सिर्फ एक ट्रांजैक्शन एडिशनल डालते थे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो CA का जो सिलेबस है ना, CA इंटर का सिलेबस है CA फाउंडेशन प्लस। जो CA फाउंडेशन में सीखा है उसका रेफरेंस बारी बारी आएगा। आपके पास CA फाउंडेशन के रजिस्टर्स रखे हैं, सब संभले हुए, बारी बारी उनको देखना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर आपको कंसाइनमेंट याद है आपको बहुत इजी होगा रिलेट करना। हाँ, हम ट्रेडिंग में लिखते थे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया हेड ऑफिस के ट्रेडिंग में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो चलो कोई बात नहीं, अपनी इस एक्सपीरियंस से ये सीख लेना CA फाइनल का सिलेबस क्या होगा, CA इंटर का सिलेबस प्लस। तो CA इंटर में जो भी करना है वो CA फाइनल तक काम आएगा। तो आप अच्छे से करना और अपने रजिस्टर सब संभाल के रखना
किसी को नहीं देने, फ्रेंड को नहीं देने, कज़न को नहीं देने, हमें चाहिए सीए फाइनल तक की जर्नी में। तो समझ में आ रहा है हम क्यों लिख रहे हैं बाय जीएसटीबी। नहीं लिखेंगे तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई, जो सामान आया वो कहाँ कहाँ है, तो हमने कहा भाई या तो बिक गया या ब्रांच के पास गया या बच गया, इसके अलावा कोई खर्चा होगा तो हम डाल देंगे। तो हमारे पास हेड ऑफिस के ट्रेडिंग P&L में दो ही चीज़ें नई आती हैं, एक बाय जीएसटीबी और दूसरा ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट। बाकी जैसे हमारा बन रहा था ट्रेडिंग P&L वैसे ही बनेगा। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस यानी कि दिल्ली। तो दोबारा से देखिए क्वेश्चन, आर्नल्ड ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। इट हैज़ अ ब्रांच एट लखनऊ। इट डिस्पैचेस 25 tins of oil and 15 tins of ghee on the 1st of every month। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बाय गुड सेंड टू ब्रांच। तो नोट करते हैं बाय जीएसटीबी। अमाउंट तो आपने ऑलरेडी निकाला ही होगा, $25 tins ऑफ ऑयल 1000 रुपये पर, 15 tins ऑफ घी 1500 पर, हर महीने जा रहे हैं तो इंटू 12। कितना अमाउंट आ रहा है, 570। तो अलग अलग 270 और 3 लाख। उसके बाद हमारे पास जो डिटेल्स आ रही हैं, परचेजेस, दिल्ली हेड ऑफिस के परचेजेस लिख लेते हैं। घी है हमारे पास और ऑयल है। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के लिखेंगे हम। हेड ऑफिस के आ रहे हैं 383,275। उसके बाद हमारे पास है सेल्स, सेल्स के बाद हमारे पास है कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये तो ब्रांच का है। फिर रेमिटेंसेस बाय ब्रांच, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट टेबल में इंफॉर्मेशन आ रही है दिल्ली हेड ऑफिस की। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक है, वो नोट डाउन कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद डेटर्स। डेटर्स हमारे ट्रेडिंग में कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन एक अकाउंट बना के देख लेना, उसमें कुछ ऐसा अमाउंट ना हो जो हमारे P&L के अंदर जाना हो। ऐसे ही कैश ऑन हैंड, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी। क्या चीज़, स्टॉक, अच्छा हाँ जी 350 है ये, 150 और 350। तो इसके बाद हमारे जितने एसेट्स आ रहे हैं सबके लिए चेक कर लेंगे अकाउंट से, कोई ऐसा अमाउंट ना हो जो P&L में जाना हो।
उसके बाद हमारे पास है लखनऊ ब्रांच की डिटेल्स, वो छोड़ देते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1119। प्लांट एंड मशीनरी हमने देखा था ब्रांच के पास नहीं है, हेड ऑफिस के पास है। और नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट। तो एक बार प्लांट एंड मशीनरी का पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हैं, एडिशंस हैं, डेप्रिसिएशन रेट हैं। आप निकालो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी, आया डेप्रिसिएशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन लगाएं, किस अमाउंट पे लगाएंगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशंस, क्योंकि एडिशंस भी हमारे 1 जनवरी को ही हो रहे हैं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन रेट हमारा है 15%। अलग आ रहा है, अमाउंट अलग आ रहा है। वन 137,175। देखो भाई, चेक कर लो अमाउंट। अच्छा, कोई अमाउंट गलत हो गया क्या? 307250602750। अच्छा, अब ठीक आ रहा है। अब पहले वाला आ रहा होगा 136,500। ये जो लिखते लिखते प्लेसेस बदल जाती है ना, जैसे अभी मैंने किया 27 लिखना था, 72 लिख दिया, तो ये बहुत ही कॉमन एरर है अकाउंट्स में, और इसका प्यारा सा नाम है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोजिशन एरर। अगर आप पोजीशन बदल देते हो डिजिट्स की और फिर मिस्टेक आपसे हो जाती है, तो दैट इज़ ट्रांसपोजिशन एरर। अब देखिए बैलेंस सीडी कितना आ रहा है। चेक तो करना पड़ेगा। यस, 773,500। चेक तो करना ही पड़ेगा, वो एक ही बात है, चाहे आप बैलेंस सीडी चेक कर लो या बैलेंस सीडी पोस्ट करके फिर आप टोटल चेक कर लो, दोनों साइड मैच हो रहा है या नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से P&L में ले जाते हैं हम डेप्रिसिएशन 136,500। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी डेप्रिसिएशन है, चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन देख लो,
क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेना सही आ रहा है या नहीं। टेन परसेंट का रेट चल रहा है तो 2150 और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 21,500, इससे माइनस करोगे 2150, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना है। अच्छा, डेटर्स अकाउंट आप बना चुके हो, देखो वहाँ से कुछ P&L में जाना है। लास्ट टाइम बनाया होगा ना हमने डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट में से P&L में कुछ नहीं जाना। और कैश ऑन हैंड देखो, कैश इन हैंड ठीक है, हमारे पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सारी है नहीं, तो बना के देख लो कैश इन हैंड अकाउंट। इसमें तो कुछ नहीं जा रहा जो P&L के अंदर हमें शो करना पड़े। कैश अकाउंट तो हमने लास्ट टाइम नहीं बनाया था, अभी बना के देख लेते हैं हेड ऑफिस का। देखो बाकी सारे एसेट्स तो हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, हमने चेक कर लिया, सिर्फ डेप्रिसिएशन है। डेटर्स हमने चेक कर लिया था लास्ट टाइम, उसमें P&L से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब एक बार हेड ऑफिस का कैश अकाउंट और देख लेते हैं। हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है 2,000। वैसे कैश ऑन हैंड में हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। तुम लोग पहले ही छोड़ के बैठे थे, वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ठीक है, कैश इन हैंड हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास है ब्रांच मैनेजर की कमीशन हमने डाल दी थी, जनरल मैनेजर की कमीशन डाल देते हैं। उससे पहले सैलरी और एक्सपेंसेस। सैलरी हमारी चल रही है जनरल मैनेजर की 2,000 रुपये पर मंथ, 24,000। फिर हमारे पास हैं जनरल एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है। पहले GP निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक पोस्ट करके। देख लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। 597075। एक बार चेक कर लीजिएगा सब। पहले GP निकाल लेते हैं, फिर ब्रांच का प्रॉफिट भी डाल देते हैं। देखिए कितना आ रहा था, 53032। GP डाल के, ब्रांच का प्रॉफिट डाल के, अब उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। 463,457 जनरल मैनेजर की कमीशन देते हैं। रेट हमारे पास आ रहा है 10% आफ्टर चार्जिंग, तो 10/110। 4 अमाउंट, पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था
463457। देखिए एक बार चेक करते जाइएगा अमाउंट्स। और कमीशन 42132। बैलेंस 421325। देखिए प्लीज़ अमाउंट्स चेक कर लीजिएगा सारे, बैलेंसिंग फिगर्स हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और नेट प्रॉफिट तक हम आ गए 421325। देखो आराम से देखो क्वेश्चन नंबर 13। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल हमारा ट्रेडिंग P&L चल रहा है, बस हमने ब्रांच का प्रॉफिट डाला है और बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच एक एडिशनल ट्रांजैक्शन हमने डाली है। ब्रांच की बात करें तो जैसे हम ब्रांच अकाउंट बना रहे थे हमने वैसे ही वो अकाउंट बनाया है। तो एक जगह आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, गलती हो जाती है, तो बस ध्यान रखना ब्रांच अकाउंट के अंदर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स नहीं आती हैं, रेमिटेंसेस आती हैं, जितना पैसा भिजवाया। और जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है वो ब्रांच अकाउंट के अंदर दिखाई देते हैं। सिर्फ मैंने ये 2 पार्ट पे देखा है, कुछ कुछ बच्चों की गलती हो रही है, तो इस चीज़ को बस ध्यान रखना। कैश सेल क्रेडिट सेल नहीं दिखाना, रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस दिखाना है। और जो खर्चा हेड ऑफिस ने पे कर दिया वो ब्रांच अकाउंट के अंदर हम दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, हेड ऑफिस ने यहाँ पे ब्रांच को सामान भेजा कॉस्ट पे या हायर देन कॉस्ट। ये जो क्वेश्चन आपने किया इसमें सामान जो भेजा गया है वो कॉस्ट पर है या हायर देन कॉस्ट प्राइस पर है? कॉस्ट पर है ना। अगर हायर देन होता तो कुछ रिजर्व की बात होती। ये सामान कॉस्ट पर भेजा है। हमने देखा कि अगर कॉस्ट से ज़्यादा पर भेजते हैं तो डेटर्स मेथड में क्या होता है, तो हमने देखा कुछ खास नहीं होता, रिज़र्व निकाल लेते हैं, दोनों साइड पे डाल देते हैं। किस किस का? ओपनिंग का, क्लोजिंग का, GSTB का। फिर हमने देखा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होता है, इसमें भी हमने देखा कुछ खास नहीं होता, रिज़र्व निकाल लो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। अब अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट्स की, तो मैंने आपसे ये बात करी थी कि फाइनल अकाउंट्स में कुछ खास चेंज नहीं होता, जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक माइन्यूट चेंज है। बोलोगे मैम पहले बोल देती है नहीं होता, फिर मैम कहेंगी छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज है, देखो सपोज़ हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास सामान भिजवाया, ये सामान भिजवाया जा रहा है इनवॉइस प्राइस पर। सपोज़ इनवॉइस प्राइस है 120, इस सामान की कॉस्ट है 1 लाख। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भिजवाया है एट इनवॉइस प्राइस जो है 120। अब अगर हमसे कहा जाता है आप ट्रेडिंग P&L बनाओ ब्रांच का, ट्रेडिंग P&L बनाओ ब्रांच का। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि हम बना रहे हैं ब्रांच के लिए, इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने यहाँ पे लिखा 2 GSTB। 2 GSTB ये कितने रुपए पर आएगा? ये देखो 1,20,000 रुपये पर आएगा। रीज़न, ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या पड़ी? 1,20,000। हमने कहा ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, यहाँ पर कॉस्ट ही शो होगी, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट बदल गई है। हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट 1 लाख है, लेकिन अगर ब्रांच को मैंने सामान 1,20 पे भिजवाया तो ब्रांच के लिए तो कॉस्ट कितनी पड़ी? 1,20। तो ब्रांच का जब ट्रेडिंग बनाएंगे हम तो ओपनिंग स्टॉक GSTB, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे। पर क्यों? क्योंकि वो ब्रांच का क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, कॉस्ट पे ही बनेगा।
लेकिन इस समय ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है, इनवॉइस प्राइस जो है वो ब्रांच की कॉस्ट है। तो ब्रांच का ट्रेडिंग चलता रहेगा इनवॉइस प्राइस के ऊपर। अब बाद में हम क्या करते हैं, हमने ये ट्रेडिंग वगैरह पूरा बना दिया, P&L बना दिया, हमने नेट प्रॉफिट निकाला। अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लेकर के जाते हैं, हेड ऑफिस के P&L में। ठीक है, यहाँ से मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, इस नेट प्रॉफिट को हम ले गए, हम P&L बना रहे थे हेड ऑफिस का, वहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे इस नेट प्रॉफिट में हमने खुद अपनी ही ब्रांच से कमाया हुआ प्रॉफिट भी ले रखा है। कौन से वाला प्रॉफिट, ये जो हम चीज़ों को इनवॉइस पे दिखा रहे थे। ओपनिंग स्टॉक छोड़ देते हैं, नहीं है, GST भी है इनवॉइस प्राइस पर। ब्रांच ने कुछ सामान सेल कर दिया, जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक वो आ गया इनवॉइस प्राइस पर। इनवॉइस प्राइस पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो ब्रांच की कॉस्ट है, ब्रांच तो अपना क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिखा रहा है। यहाँ से निकाला हमने जीपी के बाद हमने खर्चे वर्चे डाल दिए, नेट प्रॉफिट निकाल दिया, नेट प्रॉफिट हम ले गए हेड ऑफिस के P&L में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट वो आ रहा है जो एक्चुअली में हुआ ही नहीं है हमारा। वो कौन से वाला प्रॉफिट है, ये वाला यहाँ पर है। वो ये कौन सा सामान है जो मेरे पास बच गया है। अब जो सामान बिक गया है उसमें तो प्रॉफिट रियलाइज़ हो गया, सामान बेच दिया मैंने, लेकिन जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है उसको मैंने इनवॉइस पे दिखा रखा है। इनवॉइस का मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो सामान अभी बिका नहीं, वहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से ये कुछ जीपी में आया, जीपी से ये एनपी में आया, एनपी से ये यहाँ आया। अब हम कह रहे हैं वो प्रॉफिट ले रखा है जो सामान तो आपने बेचा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व दिखाया जाता है हेड ऑफिस के P&L में। रिजर्व तो रिजर्व ही है, जैसे दिखा रहे थे वैसे दिखाएंगे, कैलकुलेशन भी वैसी होगा, लेकिन अब ये रिजर्व फाइनल अकाउंट्स मेथड के अंदर कहाँ पहुँच जाएगा, हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में। एक बार फिर से देखो, हेड ऑफिस को कॉस्ट पड़ रही है 1 लाख रुपए की, ये सामान वो ब्रांच को भेज देता है 1,20,000 पे। सपोज़ ब्रांच इसको आगे पूरे सामान को बेच देती है 1.5 लाख में, ब्रांच भी उसके ऊपर मार्जिन डालेगी और सामान को आगे बेचेगी। तो जो हमने सामान भेजा वो यहाँ पर आ गया 2 GSTB। जो सामान बिक गया वो बिक गया, उस पर तो प्रॉफिट आ ही गया। जो बच गया वो हमने दिखा दिया इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस पर क्यों, क्योंकि ये ही ब्रांच की कॉस्ट है। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, फिर हमने नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट को हम P&L के हेड ऑफिस के P&L में ले गए। अब जब हम यहाँ तक प्रॉफिट ले आए तो मेरे पास कुछ पोर्शन है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब मुझे ये प्रॉफिट हुआ नहीं है अभी, पर मैंने दिखा रखा है क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा है। तो मैंने अब ये काम किया, हेड ऑफिस के P&L में मैंने एक एडिशनल एंट्री डाली टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो उससे ब्रांच का नेट प्रॉफिट करेक्ट हो गया और फाइनली हमें हमारा नेट प्रॉफिट जो है मिल गया। तो अब हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हम फाइनल अकाउंट्स मेथड में हैं तो जो स्टॉक का रिज़र्व है वो ब्रांच के ट्रेडिंग P&L में नहीं, कहाँ जाएगा, वो हेड ऑफिस के P&L के अंदर। और इसी के साथ साथ हम अगले मेथड की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी जो ब्रांचेस थी वो 2 कैटेगरी की थी, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सी हैं, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस बनाता है।
इंडिपेंडेंट जो अपनी बुक्स खुद बनाती हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इनलैंड ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस तो हमारी होती ही इंडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सीख रहे थे, अगर सामान कॉस्ट प्राइस पे गया, अगर सेल प्राइस पर गया, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड। फिर तीसरा था, अगर सामान होल सेल प्राइस पर गया। अगर सामान होल सेल प्राइस पर जाता है, सब कुछ सेम चलता है, कुछ फ़र्क नहीं हो पड़ता, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ रिज़र्व के कैलकुलेशन का तरीका जो है वो बदलता है, बाकी सब कुछ हमारा एकदम सेम रहता है। तो अब हम आने वाले 3-4 क्वेश्चंस में 2 चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर होलसेल प्राइस होता है तो रिज़र्व कैसे निकालें, और दूसरा, अगर फाइनल अकाउंट्स मेथड चल रहा है तो ब्रांच के स्टॉक का रिज़र्व हेड ऑफिस के P&L के अंदर हम दिखाएंगे। तो ज़रा आए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। इंफॉर्मेशन हमारे पास है, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू द ब्रांच at cost plus 20 and the sale price is cost plus 50. तो सपोज हमने कहा कॉस्ट प्राइस इज़ 100. इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 देन इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 20 ये हो गया 120 और सेल प्राइस 150। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है 120 रुपये पे, ब्रांच आगे सेल कर रहा है 150 रुपये में। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स सेंड ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच, एसरटेन द प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट निकालना है, आगे कुछ नहीं लिखा, हम ट्रेडिंग P&L से निकालेंगे। एसरटेन द प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच। दूसरा, एसरटेन ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में छुपा हुआ है। कहाँ पे छुपा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। क्यों छुपा हुआ है? हमने उसको इनवॉइस प्राइस पे दिखा रखा है, उसमें प्रॉफिट जुड़ गया और सामान हमारा बिका नहीं है, हमारे पास ही है, तो प्रॉफिट जोड़ रखा है। प्रॉफिट कैसा है? अनरियलाइज प्रॉफिट। तो दोनों काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L बना रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और P&L में दिखाएंगे। छोटा सा बनेगा हमारा ट्रेडिंग P&L। ट्रेडिंग P&L बना के सारे अमाउंट्स पोस्ट कर देते हैं। देखो, ट्रेडिंग P&L बनाया हमने और क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पोस्ट करी है। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और सेल्स। ओपनिंग स्टॉक और GSTB हमने इनवॉइस प्राइस पर दिखाया है,
हालांकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। क्यों? क्योंकि यही हमारे ब्रांच को कॉस्ट पड़ती है सामान की। अब हमें इसको कंप्लीट करना है और हमें निकालना है जीपी। लेकिन जीपी तक पहुंचने के लिए एक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जो मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? आपने ज़रूर ऐसा कुछ सीख रखा होगा। COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका है, भाई COGS निकाल रहे हो तो सेल्स माइनस प्रॉफिट। फिर अगर COGS आ गया आपके पास तो GP भी आ जाएगा। GP कैसे आएगा? सेल्स माइनस COGS। दो तरीके हैं, या तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो GP बैलेंसिंग फिगर, या GP निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। सॉल्व करने के लिए हमारे पास हिंट क्या क्या मिल रही है? हमें तो प्राइसेस मिल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस है 100, इनवॉइस प्राइस है आपका 120, सेल प्राइस है 150। मतलब सामान जो ब्रांच के पास गया है वो 120 पे गया है, सामान जो ब्रांच ने बेचा है वो 150 पर बेचा है। अब आप देखो क्या निकाल सकते हो, GP निकालोगे या क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे? सोचो ज़रा आराम से। एक मिनट लो, निकालो जो भी अमाउंट निकालते हो। क्या निकाल सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बताओ क्या अमाउंट निकाल रहे हो? 2,40,000। एक आंसर आ गया है हमारे पास। ब्रांच को सामान मिलता है 120 पे, ब्रांच उसको बेचती है 150 पे। आपको कैलकुलेट करना है ब्रांच का GP, सेल्स आपको गिवन है। ब्रांच को सामान की कॉस्ट 120 पड़ती है, तो जब आप प्रॉफिट देखोगे तो 150 रुपये को 120 से कंपेयर करें कि 100 रुपये से करें? 120 से। ब्रांच का GP निकाल रहे हैं हम, ब्रांच को कॉस्ट पड़ती है 120, तो सीधी सीधी इक्वेशन बन गई 120 का सामान हमने 150 में बेचा है, तो एक यूनिट पर प्रॉफिट कितना? 30 रुपये। 120 का सामान मैंने 150 पे बेचा, एक यूनिट पे प्रॉफिट है 30 रुपये। मुझे देखना है 3,60,000 की सेल्स पे, 12 लाख की सेल्स पे। मुझे 12 लाख की सेल्स पर प्रॉफिट चेक करना है। बताओ 30 अपॉन में 120 लिखूं कि 150 लिखूं? ये दो ऑप्शन मैंने कैसे निकाले याद है? मार्जिन ऑन कॉस्ट और मार्जिन ऑन सेल्स। हमने कहा था अगर 120 का आपका इनवॉइस है और 150 का सेल है, आपका प्रॉफिट है 30 रुपये। इसको दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तरीका हम कहेंगे आपने 120 रुपये के ऊपर 30 रुपये कमाए। दूसरा तरीका हम कहेंगे आपने 150 रुपये में 30 रुपये कमाए। अब मुझे 12 लाख की सेल में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है,
तो 30 अपॉन में 120 लिखूं कि 30 अपॉन में 150 लिखूं? कितने बच्चे कह रहे हैं 150 लिखो, और कितने बच्चे कह रहे हैं 120 लिखो? आपका हाथ बेटा किसी में खड़ा नहीं हुआ, आपके साथ जो गर्ल बैठी है। 120 या 150? हाँ, कौन सा, 120 के 150? 150, यस, सारी क्लास का आंसर सही है। 150 लेंगे हम। कैसे चेक किया आपने, कैसे आंसर निकाला 150 होगा? तुक्का लगाया था। 150 क्यों बोला आपने? क्योंकि हम सेल्स के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मार्जिन भी किस पर चाहिए होगा? सेल पर। तो 30 अपॉन में 150 इंटू में 12 लाख, ये आएगा हमारा जीपी। तो देखो इसको लिखोगे कैसे आप, आपका वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट पेपर में दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट सिंपल बनाएंगे। लेट कॉस्ट प्राइस 100, देन इनवॉइस प्राइस इज 120, सेल प्राइस इज 150। फिर दिखाएंगे हम जीपी। जीपी ब्रांच का हमने दिखाया 150 माइनस 120 अपॉन में 150 मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख। देखो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2,40,000। अब अगर जीपी आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, चेक कर लो। 360, यस, ग्रॉस प्रॉफिट 240, फिर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 360। तो ध्यान हमें सिर्फ ये देना है प्रॉफिट कैसे निकालें। 150 का कंपैरिजन 100 रुपीज़ से नहीं होगा। 100 रुपीज़ की कॉस्ट तो हेड ऑफिस को पड़ रही है, हम 150 का कंपैरिजन करेंगे 120 रुपये से। तो 30 रुपये का प्रॉफिट 150 रुपये में, तो 12 लाख में प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000। अब एक बार जीपी आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर है। जीपी के साथ मेंशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, और क्लोजिंग स्टॉक के साथ मेंशन करेंगे बैलेंसिंग फिगर। और ये आप बता रहे हो 360, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 195। ब्रांच का ट्रेडिंग P&L तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा था अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना। अनरियलाइज प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक के 3,60,000 रुपये में। हालांकि ये बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन डेफिनेटली कौन सा प्राइस है ये, इनवॉइस प्राइस। हमें ये देखना है इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट कितना है। तो देखें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 3,60,000 रुपये का। इसमें हमें चाहिए प्रॉफिट। जब इसमें प्रॉफिट निकालोगे, इसमें प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 120 रुपये इनवॉइस प्राइस है, 3,60,000 भी इनवॉइस प्राइस है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए 120 का कंपैरिजन किससे होगा, 100 रुपीज़ से होगा। तो हमने कहा 20 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, कैसे आया 120 माइनस 100,
क्योंकि अब जब हम इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट देख रहे हैं तो वो कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस आएगा। पहले जब हम ब्रांच का प्रॉफिट देख रहे थे वो इनवॉइस और सेल्स का डिफरेंस था। अब इसको डिवाइड किससे करूं? 100 से करूं कि 120 से करूं? 120 से। रीज़न, 3,60,000 हमारा इनवॉइस प्राइस है, तो मार्जिन भी हमें किस पर चाहिए होगा? इनवॉइस प्राइस पर। तो जिस चीज़ के ऊपर मार्जिन डाल रहे हो डिनोमिनेटर में सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर इनवॉइस प्राइस पे निकाल रहे हो तो अपॉन में इनवॉइस प्राइस, पहले हमने सेल प्राइस पे निकाला था तो अपॉन में सेल प्राइस। पैरामीटर्स हमारे सेम रहेंगे तभी प्लस माइनस इनटू डिवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो ये आ गया आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 60,000। इस क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ अमाउंट पूछा है। अगर हमें इसको अकाउंट में शो करना होता तो हम हेड ऑफिस के P&L की डेबिट साइड पे डाल देते टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 60,000। ठीक है, कुछ कुछ समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। वाइट लिमिटेड हैज़ अ रिटेल ब्रांच एट गुड़गांव. Goods are sold at 60% profit on cost and the wholesale price. जैसे ही नाम आ गया होलसेल प्राइस, हम आ गए हैं होलसेल मेथड में। फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ रिज़र्व कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट है। होलसेल प्राइसेस कॉस्ट प्लस 40%. Goods are invoiced from Kolkata head office to Gurgaon branch at wholesale price. इसका मतलब है हेड ऑफिस ब्रांच को बेचता है होलसेल प्राइस पर, ब्रांच कस्टमर को सेल कर देती है रिटेल प्राइस पर। तो सपोज़ अगर हमारी कॉस्ट है 100 रुपये, अगर हमारी कॉस्ट है 100 रुपये तो होलसेल प्राइस कितना हो जाएगा? 140। और सेल प्राइस या हम कहें रिटेल प्राइस, एक ही बात है, 160 रुपये। तो बस ध्यान देना होगा कहाँ पे कौन सा मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉस्ट 100 रुपये, ब्रांच के पास सामान गया 140 पे, ब्रांच ने सामान बेच दिया 160 में। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन प्रॉफिट मेड एट हेड ऑफिस एंड ब्रांच, दोनों का निकालना है तो दोनों का ट्रेडिंग P&L बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, गुड सेंड टू ब्रांच, एक्सपेंस सेल स्टॉक। सिंपल इंफॉर्मेशन है, बनाते हैं ट्रेडिंग P&L, हेड ऑफिस का भी ब्रांच का भी। आप किसी का भी पहले बना सकते हो, वैसे तो हम साथ साथ भी बना सकते हैं 2 कॉलम में, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीख लें। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप 2 कॉलम करके भी बना सकते हो। मतलब आपने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, हेड ऑफिस और ब्रांच, पर अभी नहीं बनाएंगे, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी 2 बनाते हैं अलग अलग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास हेड ऑफिस का, परचेजेस है हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस में पोस्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 175, परचेजेस 1050। फिर हमारे पास है गुड सेंड टू ब्रांच, ये दोनों जगह आएगा,
हेड ऑफिस में लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रांच में टू GSTB या फिर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, कुछ भी लिख सकते हैं। $3,78,000। उसके बाद हमारे पास है सेलिंग एक्सपेंसेस, P&L में डाल देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस के बाद हमारे पास हैं दोनों की सेल्स और दोनों का क्लोजिंग स्टॉक। आसान है, पोस्ट कर देते हैं। सारी पोस्टिंग हमारी कंप्लीट है। ब्रांच का अकाउंट पहले क्लोज करते हैं क्योंकि ब्रांच का नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस के P&L में जाएगा। तो ब्रांच का हम ट्रेडिंग देखें, क्या GP निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। सेल्स भी गिवन है, स्टॉक भी गिवन है। GP आ गया 35,000। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 28,000। ये नेट प्रॉफिट ब्रांच का हेड ऑफिस में ले जाते हैं। ब्रांच के P&L से प्रॉफिट आ रहा है 28,000 का। ब्रांच के अकाउंट कंप्लीट हो गए। हेड ऑफिस पर आते हैं। पहले हेड ऑफिस का GP। $644। देखिए, एक बार चेक कर लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद फिर हमें बस एक एडिशनल काम करना है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ पर आएगा। और आप आंसर दे रहे हो 18,000। देखिए ज़रा आराम से चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमें दिखाना है, कितना आएगा चेक कर लेते हैं। हमारा वर्किंग नोट हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होगा कि लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। हम वर्किंग नोट में ऐसे ही लिखेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। कॉस्ट प्राइस 100 है तो फिर होल सेल प्राइस ये हो जाता है 140 और सेल प्राइस या रिटेल प्राइस 160। अब हमें चेक करना है ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक तो ब्रांच का है पर रिजर्व दिखेगा हेड ऑफिस के P&L में। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 63,000।
अब देखो जब रिज़र्व चेक कर रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इनवॉइस, यानी कि होलसेल वाले मेथड में डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड होलसेल प्राइस, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट है 40 रुपये का। ये डिफरेंस हमने लिया 140 माइनस 100, 40 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, आ रही है बात समझ? 140 का होलसेल प्राइस, 100 रुपये का कॉस्ट, 40 का प्रॉफिट डिवाइड किससे करें? 140 से करेंगे, क्योंकि जो हमारा अमाउंट है 63,000 वो क्या है? होलसेल प्राइस। तो 63,000 इंटू में 40 अपॉन में 140, क्या 18,000 आ रहा है? तो वेरी गुड, जिसने आंसर निकाला था, दो बच्चों की आवाज़ आई थी, बिल्कुल सही आपने निकाला। 18,000 का हमारा स्टॉक रिजर्व है। स्टॉक रिज़र्व कैलकुलेशन मैंने कहा था डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? बस ध्यान रखना है किस समय कौन सा प्राइस लेना है, किसको किससे माइनस करके प्रॉफिट हमें देखना है। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, बस नेट प्रॉफिट देखना है। 598। देखो आराम से एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो। हमने क्या किया? ब्रांच का भी फाइनल अकाउंट बनाया, हेड ऑफिस का भी जैसे बन रहा है वैसे ही बनाया, सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमने एडिशनल दिखाया। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं 11th। क्वेश्चन 11 एक बार आप रीड आउट करो। आप सोचो एक बार होलसेल प्राइस कितना होगा, रिटेल कितना होगा, और 3 अकाउंट्स मांगे हैं, 3 फॉर्मेट बना लो। वेरी गुड। कॉस्ट आपने कहा होलसेल प्राइसेस 125 एंड रिटेल प्राइसेस 150। इस बार फ़र्क क्या आ रहा है? नए स्टाइल से दिया है, कह रहे हैं रिटेल प्राइसेस होलसेल प्लस 20। अभी तक दे रहे थे कॉस्ट में ऐड करना है, अब होलसेल में ऐड करना है। तो कॉस्ट अगर 100 है तो होलसेल 125 आएगा, रिटेल 150 आएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेगुलर ही है। आउटलेट का मतलब होता है ब्रांच, तो ब्रांच स्टॉक बनाना है। ब्रांच स्टॉक हमें पता है ना चुपके से क्या होता है? ब्रांच ट्रेडिंग होता है। तो ब्रांच ट्रेडिंग बनाना है, ब्रांच पी&एल बनाना है। स्टॉक रिजर्व अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं ये अकाउंट, लेकिन बाकी दो तो हमें आते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग पी&एल तो बन रहा है। आउटलेट स्टॉक, अच्छा वो तो आप इकट्ठे भी बना सकते हो, पर क्वेश्चन ने अलग अलग का है तो हम अलग अलग बना रहे हैं। आउटलेट स्टॉक, और ये लो आउटलेट लिख दूँ अब, ठीक है? अब लग रहा है अपनापन। आउटलेट स्टॉक, आउटलेट पी&एल इकट्ठे भी बना सकते हैं, क्वेश्चन ने अलग अलग मांगा तो हम अलग बना रहे हैं। फॉर्मेट बना के फिर इंफॉर्मेशन पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, जीएसटीबी, रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट कर देते हैं।
गुड्स लॉस्ट बाय फायर याद होगा, दोनों जगह पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं, तो सेम अमाउंट ही आएगा। ट्रेडिंग में बाय लॉस बाय फायर, P&L में टू लॉस बाय फायर। तो क्वेश्चन ने हमें अमाउंट बताया नहीं है, तो सीधी सी बात है बैलेंसिंग फिगर ही निकालेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। और इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो अमाउंट्स मिसिंग हैं, सेल्स मिसिंग है, लॉस बाय फायर मिसिंग है। तो लॉस बाय फायर तो बैलेंसिंग फिगर ही निकलेगा। सेल्स देखो, क्या आप निकाल सकते हो? निकाल तो सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपये, तो आप कोशिश कर सकते हो, सेल्स निकाल सकते हो। तो पहला आंसर तो आ भी गया हमारे पास 370। तो भाई एक आंसर आ रहा है 378। तो क्या कहते हैं हमारे होनहार बच्चे, कितना होना चाहिए सेल्स का अमाउंट? 338। ओके, तो एक बार वापस से याद कर लेना। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा होल सेल आ रहा है 125, और हमारा रिटेल या सेल आ रहा है 150। 398। काफ़ी बच्चे 398 कह रहे हैं। अच्छा, 398 कैसे निकाला आपने? किसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया बताओ? COGS कैसे निकालोगे? गुड्स लॉस्ट बाय फायर कहाँ पता है? COGS निकालते समय गुड्स लॉस्ट बाय फायर को माइनस करना होगा आपको। COGS तो निकल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर से देखो सेल्स कितना, तो अब तक ट्राई तो सबने कर लिया। कितने बच्चे कह रहे हैं 378? ओके, 338, 398, तो मेजॉरिटी अभी कुछ नहीं कह रही। चलो चेक करें सेल्स कितना होगा। देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकाला होगा? हमने किया होगा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन, ऐसे आया होगा हमारे पास जीपी। सपोज़ क्वेश्चन बोलता है सेल्स 10 लाख हैं, जीपी मार्जिन 20% है, तो हम कैसे निकालते हैं? 10 लाख इंटू में 20%, सेल्स इंटू में मार्जिन। सेल्स हमें निकालनी है, मार्जिन देखते हैं कितने का सामान बोलो कितने में बेचा है? 100 रुपये का सामान 150 में बेचा है, या 125 का 150 में बेचा है? 125 का 150 में बेचा है। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, सावधान रहें, सतर्क रहें। 100 का 150 में नहीं है, 125 का हमने 150 में बेचा है, तो हम कमा रहे हैं 25 रुपये का प्रॉफिट, 25 रुपये का मार्जिन। अपॉन में क्या लिखेंगे? 150, क्योंकि हम निकाल रहे हैं सेल्स पर। तो सेल्स इंटू में 25/150 इज़ इक्वल्स टू 60,000। तो इसका मतलब सेल्स इज़ इक्वल्स टू 3,60,000। ये CA नहीं, आसान अर्ज़ किया है, ये CA नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फ़ी है और चूस के खानी है, समझ गए? तो ध्यान से करना है,
कुल्फ़ी का मज़ा लेना है, लेकिन कुल्फ़ी कैसी चल रही है? हरी मिर्च की कुल्फ़ी है। तो देखो ज़रा ध्यान से, सेल्स 360, बात समझ में आ रही है? तो रिज़र्व कैलकुलेशन हमारे पास तीन तीन प्राइसेस आ रहे हैं, ध्यान रखना है प्रॉफिट कितना और अपॉन में किस चीज़ से हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 25 रुपये का प्रॉफिट है 150 रुपये के अंदर। तो सेल्स हमारी आ गई 360, सेल्स पोस्ट कर दो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर देख लो 18,000, बाय सेल्स देखो 360, लॉस बाय फायर 18,000। अच्छा कोई एक्सपेंस तो हमारा उधर चला गया। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, लॉस बाय फायर 18, नेट प्रॉफिट देख लो 22,000। देखो यहाँ तक तो क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो ये जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है ना, ये तो समझ गए रिजर्व स्टॉक रिजर्व अकाउंट है, दो रिजर्व दिखाएगा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। और अभी हमने देखा था कि ये रिजर्व तो हम हेड ऑफिस के P&L में दिखाते हैं, लेकिन अगर ब्रांच की बुक्स में, मतलब ब्रांच के लिए हमसे बोल रहे हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट, तो देखो ये तो एक छोटा सा खेल है। ये खेल कैसे चल रहा है? ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व क्रेडिट साइड पर आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेट करना ज़रा ध्यान से, $30,000 पर कितना मार्जिन लेना है हमें? रिजर्व का मतलब होता है कॉस्ट और होलसेल का डिफरेंस। रिजर्व हमेशा कॉस्ट और नेक्स्ट प्राइस का डिफरेंस आएगा। तो 100 और 125, 25 रुपये का डिफरेंस, 25 अपॉन में 125 करेंगे, तो 30,000 इंटू में 25 अपॉन 125, ये हो गया 6,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 36,000, सेम रेशियो लगेगा 25 अपॉन में 125। कितना आ रहा है? 7,200। अब क्या करना है, क्योंकि ये रिज़र्व तो हमें हेड ऑफिस के P&L में दिखाना होता है, तो हम क्या खेल खेल रहे हैं, हमने क्रेडिट साइड पे लिखा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू हेड ऑफिस P&L 6,000 रुपये, ये हम वहाँ पे ले गए। हमने डेबिट साइड पे लिखा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय हेड ऑफिस P&L। अल्टीमेटली इसको हेड ऑफिस के P&L में लेके जाना है, बस ऐसे। अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ा तो ऐसे बनेगा। तो दोनों रिजर्व निकाले और उसको ले गए हम हेड ऑफिस के P&L के अंदर। अब जब हम हेड ऑफिस P&L में जाएंगे, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट 6,000, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 7,200, और ये प्यारा सा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। नहीं, वो तो क्लोजिंग का लेके जा रहे हैं, तो ओपनिंग तो ऑटोमेटिक हो ही गया ना। वो तो मैं बात हमेशा रेफरेंस देती हूँ क्लोजिंग का, पर जहाँ क्लोजिंग है वहाँ ओपनिंग तो आएगा ही आएगा। तो दोनों रिजर्व हमारे हेड ऑफिस में जाएंगे। देखो यहाँ तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आप ट्राई करना। चॉकलेट क्वेश्चन है, जिसका सबसे पहले हो जाए तो आप आके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, समझ जाओ
क्या बनाना है? ट्रेडिंग और पी&एल बनाना है, हेड ऑफिस और ब्रांच का। डन कर भी लिया, आ जाओ। हाँ जी, देखिए प्रॉफिट करेक्ट है क्या? यस इट इज़ करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक गलत है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर गलत है तो किसी और को चांस मिलेगा। पक्का गलत है? कौन आएगा फिर ठीक करने?
आ जाओ। तो एक मिनट इनको ज़रा तसल्ली कर लेने दो कि गलत है, गलत हो गई है बैलेंसिंग फिगर। चलो अच्छी बात है, अभी हो गई। अब आगे से कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। हाँ जी, स्टॉक रिजर्व करेक्ट है। क्या स्टॉक रिजर्व सही है? गलत है स्टॉक रिजर्व। कौन ठीक करेगा? आ जाओ। ऐसे कैसे चला जाएगा? जो रजिस्टर में किया है वही लिखेगा ना। ये जो चॉकलेट फिक्सिंग कर रहे हो तुम लोग सही नहीं है। Yes, correct. Closing stock reserve is 36. अकाउंट कंप्लीट है। अब वर्किंग नोट बनेंगे 2, जीपी कैलकुलेशन और स्टॉक रिजर्व। हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। एक चॉकलेट आपकी। ऐसे कैसे दे दे? जिसका लास्ट क्वेश्चन सही होगा चॉकलेट उसी की है। वेल डिजर्विंग चॉकलेट है। वेरी गुड।
देखिए भाई प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 28 बताइए, क्लियर है? कहीं कोई डाउट? क्लियर है एकदम? नेट प्रॉफिट भी और रिजर्व भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग बनाएंगे ज़रा। क्लियर है ना क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बुक्स ऑफ फॉरेन ब्रांच। देखो हमारी जो अकाउंटिंग चल रही है वो क्या चल रही है, इंटेग्रल की है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और दूसरी है फॉरेन ब्रांच। तो हमने इंटेग्रल का यानी कि इनलैंड वाली जो हमारी ब्रांच है उसका डिपेंडेंट देख लिया, इंडिपेंडेंट बाद में देखेंगे। उससे पहले देख रहे हैं फॉरेन ब्रांच की अकाउंटिंग। फॉरेन ब्रांच जो कि हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने आप ही बनाएगी, हम तो सिर्फ उसका प्रॉफिट जो है वो ले लेंगे। तो बुक्स ऑफ फॉरेन ब्रांच, इसमें एक लाइन लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच shall be converted into domestic currency। नेक्स्ट लाइन से है, ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच शैल बी कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी। देखो फॉरेन ब्रांच की जो इंडिपेंडेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में, वो ये है कि वो लोग हमें ट्रायल बैलेंस बना के दे देंगे, आगे का काम जो है हेड ऑफिस अपनी बुक्स में कर लेगा। ट्रायल बैलेंस जो फॉरेन ब्रांच बना के देगी वो फॉरेन करेंसी में होगा, उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स जो हैं ब्रांच के हम बना लेंगे। तो जो इंडिपेंडेंस है फॉरेन ब्रांच की, वो अपनी अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बना देंगे, उस ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस ले लेगा, कन्वर्ट कर लेगा इंडियन करेंसी में और उसके बाद बना लेगा फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वैसे तो फॉरेन ब्रांच लंबी अकाउंटिंग है, आज हम सिर्फ इतना सा छोटा सा पोर्शन सीख रहे हैं, कन्वर्जन कैसे करना है। फॉरेन करेंसी में ट्रायल बैलेंस आया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर ज़रा एक प्यारी सी नज़र डालते हैं, देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 19, ABC Limited has head office at Delhi and branch at New York. New York branch is an integral foreign operation। इस लाइन का कोई मतलब है या नहीं, सिग्निफिकेंस है या नहीं, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर लिखा हो इंटीग्रल तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं। न्यूयॉर्क ब्रांच इज़ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ ABC लिमिटेड। It furnishes you with its trial balance as on 31st March and the additional information is given thereafter। हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ रहा है जिसमें हम देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, दिल्ली हेड ऑफिस। जहाँ पर ब्रांच हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी वहाँ पर एक चीज़ कॉमन आएगी, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट आएगा और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है इसलिए इनकी बुक्स में आ रहा है दिल्ली हेड ऑफिस अकाउंट। अब देखो मुझे अगर डॉलर से रुपीज़ में जाना है, सब कुछ मेरे पास डॉलर्स में गिवन है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में, तो मुझे एक्सचेंज रेट लगाना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट समझते हो, ऐसा न्यूज़ में देखा होगा $1 इज़ इक्वल्स टू 70 रुपीज़, $1 इज़ इक्वल्स टू 72। एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी कन्वर्जन का रेट है।
तो मुझे डॉलर से जो रुपीज़ में जाना है, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है, आसान सा काम है। डॉलर से रुपीज़ में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट। अब देखो ट्रायल बैलेंस के बाद आपको एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। कह रहे हैं 1 अप्रैल को एक्सचेंज रेट चल रहा है ₹40 पर $। इसका मतलब है $1 इज़ इक्वल्स टू 40 रुपीज़। 31 मार्च को रेट चल रहा है $1 इज़ इक्वल्स टू 42। और पूरे साल का हमने एक एवरेज रेट निकाला है, वो चल रहा है $1 इज़ इक्वल्स टू 41 रुपीज़। उसके बाद कह रहे हैं न्यूयॉर्क ब्रांच का अकाउंट दिखा रहा है ये बैलेंस। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट है। अब हमें ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करना है। आपके पास 3 रेट हैं। इसको मैं बोल रही हूँ ओपनिंग रेट, जो 1 अप्रैल का है। 31 मार्च वाले को मैं बोल रही हूँ क्लोजिंग रेट, और हमारे पास है एवरेज रेट। अब देखो जो हमारा स्टडी मॉड्यूल है उसमें ना हमारे पास लिस्ट है किस चीज़ को कन्वर्ट करना है किस रेट पर, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे या एवरेज पर। मैं आपको लिस्ट नहीं बता रही, आप एक बार अपने हिसाब से सोचना कौन सी चीज़ को किस रेट पे कन्वर्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक बार आप लिख लो सारे हर अमाउंट के साथ, आपके हिसाब से किस रेट पर कन्वर्जन होना चाहिए, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे या एवरेज पर। डन। क्लोजिंग होगा ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर है। बताओ ओपनिंग स्टॉक क्या कहते हो? ओपनिंग रेट पे बिल्कुल सही है। परचेजेस और सेल्स एवरेज रेट पे, वेरी गुड। डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएगा ना, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा तो कौन से रेट पर होना चाहिए? क्लोजिंग रेट पर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लोजिंग रेट पर, एक्सपेंसेस एवरेज रेट पर, बैंक बैलेंस क्लोजिंग रेट पर, दिल्ली हेड ऑफिस किसी रेट पे नहीं, ये दे रखा है एक्चुअल अमाउंट। यहाँ पर डॉलर्स आ रहे हैं, यहाँ पर रुपीज़ आ रहे हैं। तो मैं वो लिस्ट आपको लास्ट में लिखवाऊंगी, उससे पहले हम देखेंगे लॉजिकली भी हमारे हिसाब से हमें समझ में आता है किस रेट पर कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को, हम करते हैं कन्वर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस कर रहा है ये काम, हेड ऑफिस हमारा है ABC लिमिटेड। कन्वर्जन ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस। as on 31st March. कन्वर्ट करेंगे, 6 कॉलम बनाएंगे हम। सबसे पहले हमारे पास रहेगा पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ अकाउंट, जो ट्रायल बैलेंस में रहता है। फिर हम लिखेंगे अमाउंट
जो हमारा फॉरेन करेंसी में आ रहा है डॉलर। फिर हम लिखेंगे हमारा कन्वर्जन बेसिस। कन्वर्जन बेसिस यानी कि ओपनिंग है, क्लोजिंग है या एवरेज है। फिर हमारा आएगा कन्वर्जन रेट, और फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सॉरी, बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो हमारी जो फॉरेन ब्रांच की बुक्स हैं, फर्स्ट स्टेप रहेगा ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी से अपनी इंडियन करेंसी में लाना है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, 6 कॉलम्स आ रहे हैं, नेम ऑफ द अकाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ये कॉलम तो हमेशा ही होते हैं ट्रायल बैलेंस में। अब सिर्फ 3 कॉलम्स एडिशनल है, अमाउंट इन डॉलर्स, कन्वर्जन बेसिस और कन्वर्जन रेट। तो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 सारे अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट हमारे पास आ रहा है 150। कन्वर्जन बेसिस रहेगा ओपनिंग रेट, कन्वर्जन बेसिस में ओपनिंग या क्लोजिंग या एवरेज। ओपनिंग रेट हमारा आ रहा है 40 रुपीज़। तो कन्वर्जन रेट हम लिख रहे हैं 40 रुपये और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 6000। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 1 बाय 1 सारा कन्वर्जन कर देते हैं। फिर हमने लिया परचेजेस और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ सेल्स। परचेजेस 400, सेल 750, कन्वर्जन बेसिस रहेगा एवरेज रेट जो कि है 41। ट्रायल बैलेंस जब भी हम बनाते हैं तो आपने पहले सीखा होगा 11th क्लास में, अगर कोई भी खर्चा है या कोई भी एसेट है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, उनका होगा डेबिट बैलेंस। इनकम का, लाइबिलिटीज़ का, कैपिटल का, उसका होगा हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए परचेजेस डेबिट बैलेंस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस। फिर हमारे पास हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। कन्वर्जन करेंगे क्लोजिंग रेट पर।
हेड ऑफिस का जब अकाउंट लिखोगे तो कन्वर्जन बेसिस में हम लिखते हैं एक्चुअल। हमने कोई यहाँ रेट नहीं लगाया है, एक्चुअली में जो बुक्स दिखा रही हैं वो लिखेंगे हम। अमाउंट हमारा है 22190। ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने के बाद फिर चेक कर लेंगे क्या वो टैली हो रहा है या नहीं। देखिएगा, ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लीजिए क्या टैली हो रहा है। टैली हो रहा है, कितना आ रहा है टोटल? 64,280। तो ये ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर बाय चांस टैली नहीं होता, क्या यहाँ पे चांसेस हैं टैली ना होने के? हैं, वो बल्कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये टैली नहीं होगा, क्योंकि टैली तो डॉलर में हुआ है ट्रायल बैलेंस और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर बाय चांस ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हम उस डिफरेंस को डाल देंगे, इसे बोलते हैं रट्टा लगाना। सस्पेंस का मतलब क्या होता है कि नहीं, गलती नहीं, सस्पेंस मीन्स हमें नहीं पता कि ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, लेकिन अगर इस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, हमें अच्छे से पता है किस वजह से आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? एक्सचेंज रेट की वजह से। तो अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको एक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसका बहुत ही प्यारा और लॉजिकल सा नाम है एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। क्या नाम है? एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। यहाँ हमने सस्पेंस क्यों नहीं डाला? यहाँ सस्पेंस खुला हुआ है भाई, हमें पता है एक्सचेंज का डिफरेंस है। जहाँ हमें रीज़न पता नहीं होता वहाँ पे हम डालते हैं सस्पेंस। तो एक बार ट्रायल बैलेंस हमने कन्वर्ट कर लिया, अब अगला काम क्या है? ट्रेडिंग P&L बनाना है। वो तो हम इजीली बना ही लेंगे, उसकी प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।